आज कहाँ खत्म किया था? नेक्स्ट लिखिए। हाँ, नेक्स्ट हेडिंग लगाओ। एंड मोल फ्रैक्शन। अभी फिर लकी ड्रॉ निकलेगा, फिर 2-4 भाग्यशाली विजेता पिटेंगे। अभी मैंने मोलैरिटी बताया था लास्ट क्लास पे और मोल फ्रैक्शन का रिलेशन आज पढ़ेंगे। ये बहुत इफेक्टिव रहेंगे आपके लिए। Xi of solute into 1000 upon लिखिए Xi of solute कल एक रिलेशन बताया था मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन का, याद है किसी को? क्या याद है बताओ? Xi इंटू डी इंटू 1000 अपॉन, नहीं नहीं नहीं, वो था ही नहीं। मैं क्या पूछ रहा हूं? मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन का रिलेशन। मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर, क्या याद है किसको? याद? डिवाइडेड बाय, अरे ये क्या कर दिया मैंने बेटा? ये रिलेशन याद नहीं रखोगे ना, अभी जो फेस टेस्ट होगा ना पूरा आएगा, पूरा मतलब चैप्टर जितना पढ़ाया गया है, पीसी, स्ट्रक्चर ऑफ एटम और ये सब आएगा। क्या पढ़ाया था? रिलेशन याद है किसी को? Xi of solute into density into 1000 divided by solute into molar mass of solute plus Xi of solvent into, तो बस इतना ले लो तुम यहाँ पे, Xi of solvent into molar mass of solvent, बस आ गया रिलेशन, नोट कर लो। कर लिया? जल्दी करो।
एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं, लिखो जरा। कन्वर्ट कन्वर्ट 20%, कन्वर्ट 20% weight by weight into weight by volume percentage, given density is equal to 1.2 ग्राम पर ml। करिए जरा। कर पाएंगे? बताओ। देखो, रटना छोड़ दो, नुकसान में रहोगे। जहां कॉन्सेप्ट समझने वहां पे समझो, वहां रट्टा मत लगाओ, दिक्कत हो जाएगी आपको। कितना आया? वेट बाय वॉल्यूम में कितना आएगा? आया कुछ? लॉजिक लगा के करो तभी हो पाएगा। हेल्प करूं? लॉजिक लगाओ पहले, जो मैंने सिखाया था आपको इनके बारे में, आपको आ जाएगा आंसर। कितना आया? बताइए। बात नहीं, चलो समझते हैं, आ जाओ। वैसे समझा तो चुका हूं पहले भी, कितनी बार समझाऊं बता दो। 20 ग्राम ऑफ सोल्यूट, इसका मतलब लिख रहा हूं मैं, हाँ, इज प्रेजेंट इन, आगे ये किसका मास होता है? नीचे, नीचे डिनोमिनेटर में। बेटा पढ़ो जरा, एक बार नोट्स पढ़ा करो। कितना? 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। बोलो, 100 ग्राम सोल्यूशन हुआ। मैंने कल भी यही चीज बोली थी कि सोल्यूट सॉल्वेंट सोल्यूशन पे ध्यान दो, सोल्यूट सॉल्वेंट सोल्यूशन पे ध्यान दो। मतलब इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये 100 ग्राम सोल्यूशन है, ग्राम में, वॉल्यूम में नहीं मालूम, ग्राम में मालूम है, वेट जब लिया उसका। समझ में आ रहा है? एक पॉलीथीन के बैग में मैंने ये भर दिया, तो उसका जब वेट निकाला मैंने, पॉलीथीन का बैग का जो वेट है वो नेग्लिजिबल है, तो उसका वेट कितना निकला? 100 ग्राम। 100 ग्राम क्या निकला? सोल्यूशन। क्या वॉल्यूम निकला? तो हमें मालूम है डेंसिटी किसके बराबर होती है, तो वॉल्यूम किसके बराबर हुआ? बोलो, हाँ या ना? तो अब मैं क्या करूंगा, मुझे किस में कन्वर्ट करना है इसको? वॉल्यूम की जगह मैं यहां ये लिख सकता हूं, m/d लिख सकता हूं मैं। ये वॉल्यूम लिखा है ना, इस वॉल्यूम की जगह मैं मास m W कर लेता हूं मैं, जिससे कंफ्यूजन ना रहे।
मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। बोलो, यहां तक क्लियर हुआ? तो यहां मैं क्या लिख दूं? V की जगह क्या लिख दूं? W बाई डब्ल्यू, डेंसिटी ऊपर चली जाएगी। तो इसकी जगह मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान देना। इसकी जगह मैंने ये लिखा कि W, इस V की जगह क्या लिखा मैंने, अपॉन डी, यहां लिख के ऊपर चला जाएगा। बोलो, इसकी वैल्यू दी है क्या आपको? देखो कितनी है, और डेंसिटी कितनी दी है, तो कितना हो गया? आ गया समझ में? हो गया, हो गया 24 क्या परसेंट, आगे W बाई वी। आ गया समझ में? ये समझने वाली बात थी। अब कुछ होते हैं रट्टा ओरिएंटेड, तो W बाई डब्ल्यू को अगर डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो W बाई वी का परसेंटेज आ जाएगा। अब कुछ लोग ये प्रेफर करेंगे। देखो ये चीज कहीं अलग से तो नहीं आ रही ना, हाँ तो उसी से रही है। तो हमें उस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए बजाय इसके। समझ रहे हो? मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकता था, आप लिख लेते, आंसर आ जाता, बट उससे होगा क्या? उससे सिलेक्शन नहीं होंगे, उससे सिलेक्शंस नहीं होंगे। बिल्कुल सिलेक्शंस होते हैं कॉन्सेप्ट लगाने से। ये क्लियर हुआ? तो आंसर कितना आ गया? 24% वेट बाई वॉल्यूम। क्या ये बात समझ में आई सभी को? दोबारा बताऊं, नोट कर लो। ये क्या दिया था, ये क्या दिया है, मास ऑफ सॉल्यूशन दिया है ना। मेरे को इसकी जगह वी लाना है, क्या करूं मैं बताओ? इसकी जगह मुझे क्या लाना है? वी लाना है। बोलो, तो वी की वैल्यू किसके बराबर होती है? W बाई डी। तो W बाई डी आ गया मेरा, ट्रांसफर कर दिया, इसकी वैल्यू मुझे दी है, रख दी वैल्यू। बोलो, भाई V में या तो ये कर सकता था मैं कि W यहां से निकाल के अगर इसका उल्टा दिया होता तो मैं क्या करता? तो मैं क्या करता? डेंसिटी से डिवाइड करता। पॉइंट क्लियर? तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो इसमें कन्वर्ट करो या इसको इसमें कन्वर्ट करो। तो W बाई डब्ल्यू को मैंने किस में कन्वर्ट करा है? अभी W बाई वी में कन्वर्ट करा है। चलिए जल्दी करिए। तो आंसर कितना आया? 24% क्या वेट बाई वॉल्यूम। जो क्वेश्चंस डाले थे ग्रुप पे कर लिए सारे? चेक करूं कॉपी? निकालो जरा भाई लोग। क्यों? अब ये मत कहना कि सर ये पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे। मेरे को लग रहा है AIR1 यहीं से मिलने वाली है ना? मेरे को लग रहा है, मेरे को लग रहा है AIR1 यहीं से आ रही है, अपने न्यूज 11th न्यूज से, है ना? मेरे को तो यही लग रहा है, सिम्टम देख के तो लग रहा है AIR1 यहीं से आ रही है। नोट करो जल्दी। अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं है? निकालो जरा। हाँ क्या?
कैसे भी करो। हाँ तो गलत लगाओगे तो गलत आएगा। तुम उल्टा कर रहे हो, डब्ल्यू बाई वी को डब्ल्यू बाई डब्ल्यू में कन्वर्ट कर रहे हो। मैंने क्या बोला है? नहीं, वो अलग क्वेश्चन था। वो क्वेश्चन अलग है, ये अलग है, कंफ्यूज मत हो, टोटली अलग क्वेश्चंस हैं। वैसे कर लो, किसने मना करा है? आएगा। नहीं आ रहा, 24% नहीं आ रहा। करो तो सही एक बार। चलिए, चलें आगे। जो क्वेश्चन भेजे थे उसमें किसी को डाउट? क्या डाउट है बताओ, कौन से वाले में लिखा हुआ है? क्वेश्चन लिखा है क्या 8th में? हाँ तो उसमें M1V1 वाला लगाओ ना, फॉर्मूला आ जाएगा। आसान तो है ये, सिंपल है। कोई भी क्वेश्चन करने से पहले आप उसकी वर्किंग दिखाया करो मुझे, आपने क्या करा है, उसके बाद एग्जैक्ट मालूम चलेगा गलती कहां पे हो रही है। कॉन्सेप्ट की गलती है कि कैलकुलेशन की गलती है, समझ में आ रहा है? उससे आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए फिर अगला टर्म लिखो। नेक्स्ट टर्म है हमारा, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए ही पढ़ रहे हैं हम, इसका कोई यूज नहीं है। फॉर्मेलिटी लिखो। it is defined as it is defined as number of it is defined as number of gram formula weight. It is defined as number of gram formula weight dissolved in per liter of solution. ग्राम फॉर्मूला वेट का मतलब होता है मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इसी को मोल्स भी कहते हैं। ठीक है, डिफरेंस क्या है दोनों में सुनो। मैंने लिया 1 मोलर शुगर सॉल्यूशन, शुगर का फॉर्मूला क्या बताया था? यही होता है ना? और मैंने बोला 1 मोलर NaCl सॉल्यूशन। दोनों को बनाने का तरीका क्या है? इसका कितना लूंगा मैं, बोलो, इसका कितना लूंगा मैं? 342 ग्राम। पॉइंट क्लियर? इसमें से ये आयनिक कंपाउंड है, दिख रहा है? तो इसके लिए मोलैरिटी वर्ड नहीं बोलना चाहिए, इसके लिए क्या वर्ड बोलना चाहिए? बट हम क्या करते हैं, दोनों के लिए क्या बोल देते हैं? दोनों के लिए मोलैरिटी बोल देते हैं। आ गया समझ में? ये आयनिक कंपाउंड है, इसके लिए सही टर्म क्या है? मोलैरिटी सही वर्ड इसके लिए। तो फिर यूज क्यों करते हैं? कॉमन ट्रेंड में आ गया। अब वो क्या आ गया? ट्रेंड में आ गया। तो बस अगर आयनिक कंपाउंड है तो मोलैरिटी वर्ड नहीं बोलना चाहिए, वी शुड से। और इसके जो मोल्स होते हैं,
आयनिक कंपाउंड के जो मोल्स होते हैं उनके लिए वर्ड मोल नहीं बोला जाता, क्या बोला जाता है? फॉर्मोल। वी कॉल इट फॉर्मोल्स। याद रहेगा, याद रहेगा। दोनों चीजें एक ही हैं, बट अब हम मोलैरिटी ही ज्यादा प्रेफर करते हैं। फॉर्मेलिटी वर्ड नाउ इट इज आउटडेटेड। ये बात समझ में आई? तो लिख लो, टर्म फॉर्मेलिटी इज यूज्ड फॉर आयनिक सॉलिड्स। टर्म formality is used for ionic solids. Term formality is used for ionic solids, ionic compounds के लिए, ठीक है। और आयनिक नहीं है तो क्या बोलेंगे? मोलैरिटी बोलेंगे। बट अब चाहे आयनिक हो या कोवेलेंट, सबके लिए मोलैरिटी। आ गया समझ में? तो विल फॉर्मेलिटी डिपेंड ऑन टेम्परेचर? मोलैरिटी तो है, मोलैरिटी तो है, तो लिखो फॉर्मेलिटी वेरीज इनडायरेक्टली विद द टेम्परेचर। फॉर्मेलिटी वेरीज इनडायरेक्टली विद द टेम्परेचर। विद द टेम्परेचर। फॉर्मेलिटी के सवाल जो है वो मोलैरिटी जैसे ही करने होते हैं। समझ में आ गया? लिख लो, न्यूमेरिकल्स ऑफ फॉर्मेलिटी टू बी सॉल्व विद द फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी। न्यूमेरिकल्स ऑफ फॉर्मेलिटी should be solved with the help of molarity formula only। जैसे जैसे मोलैरिटी, समझ में आ रहा है? सुनो, मैंने आपसे कहा वन फॉर्मल सोल्यूशन ऑफ NaCl बनाना है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ, 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ N। एक ही बात है, समझ में आ रहा है? 1 मोलर कैसे बनाएंगे? 1 मोल लेके, 1 मोल मतलब 58.5 ग्राम। आ गया समझ में? ये क्लियर हुआ? कुछ भी अलग नहीं है, सिर्फ नेचर बदल गया है इसलिए नाम बदला है, ठीक है। बाकी सब कुछ फॉर्मेलिटी के तौर पे ही इसको पढ़ा जाता है, अदरवाइज इसमें सवाल आते नहीं है। इट इज जस्ट फॉर द फॉर्मेलिटी सेक वी आर डूइंग। अगला लिखो, और क्या टर्म लिखवाया था? एक नॉर्मेलिटी बचा था और एक DU लिखवाया था, डीमल यूनिट, DU। मोलैरिटी एट, ये बताया था, डीमल यूनिट। ये भी ज्यादा यूज नहीं होगी, सिर्फ लिखवा रहा हूं, डीमल यूनिट। मोलैरिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस, मोलैरिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस is known as डीमल यूनिट। क्लियर हुआ? बोलो। 0 डिग्री सेल्सियस पे आप मोलैरिटी को क्या बोल दोगे? तो इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ मोलैरिटी ओनली। तो इसके भी सवाल कैसे करने हैं? मोलैरिटी जैसे। इसलिए इन दोनों के सवाल आपको मिलेंगे नहीं किताबों में। फॉर्मेलिटी के लिए बस जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वो क्या याद रखना है? आयनिक सॉलिड्स के लिए। और कोवेलेंट सॉलिड्स के लिए क्या बोलेंगे? मोलैरिटी बोल दो, मोलैरिटी निकाल लो, कुछ भी निकाल लो, बट आयनिक सॉलिड्स के लिए वी डोंट यूज द वर्ड। आ गया समझ में? बट नाउ डेज इट इज कॉमन फॉर बोथ, सबके लिए कॉमन ही है। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, नॉर्मेलिटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, नॉर्मेलिटी करने से पहले मैं एक सवाल कराना चाह रहा था आपको मोलैरिटी की स्टोइकियोमेट्री पे। मैं देख लूं है कि नहीं मेरे पास।
बेटा फॉर्मूला याद करो सारे, लिख लिख के याद करते हो, लिखते ही तो नहीं है बस। अरे जो डायरी नहीं, रफ कॉपी में कम से कम हर महीने की एक कॉपी भरो, हर महीने की एक कॉपी केमिस्ट्री की, हर महीने की एक कॉपी केमिस्ट्री की भर दो। मतलब एक जो रफ रजिस्टर आता है, सिलेक्शन की जवाबदारी मैं ले रहा हूं। चलो एक क्वेश्चन है मेरे पास, मैं करवा रहा हूं, पहले लिखो। लिखो, एक क्वेश्चन लिखो पहले। कैल्शियम कार्बोनेट, लिखो कैल्शियम कार्बोनेट reacts with HCl to give calcium chloride, CO2 and water। आप चाहो तो रिएक्शन में लिख सकते हो डायरेक्ट। क्वेश्चन ये है, व्हाट मास ऑफ calcium carbonate is required to react completely with 25 ml of 0.75 मोलर HCl। देखो कैसे करेंगे, ध्यान दो। मैंने आपको स्टोइकियोमेट्री सिखाई थी, क्या ये स्टोइकियोमेट्री का सवाल हो सकता है? चेक करो, क्या ये बैलेंस्ड है? क्या ये बैलेंस्ड है? मैंने आपको पहली चीज क्या बोली थी? चलिए बैलेंस करिए। क्या कर दूं मैं? 2 HCl लगा दूं। याद आया? यहां तक कोई डाउट किसी को? हमारा इंटरेस्ट किस में है? और HCl, इन दोनों से मतलब है हमें। चलिए, मैंने आपको सिखाया था कि सबसे पहले आप मोल लिख लिया करो, 1 मोल 2 मोल। बोलो, यहां तक कोई डाउट? क्या पूछा गया है? मास। कहां लिखूंगा मैं? ऊपर। मास मतलब x ग्राम, तो इसको भी मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? ये सिखाया था। आई थिंक दिस मच इज क्लियर। अब सुनो, ये क्या दिया है मुझे? 25 ml और 0.75, ये 0 पॉइंट है। हाँ, इससे कोई डेटा आ सकता है? मोल्स आ सकते हैं। याद करो, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन ml डिवाइडेड बाय। तो यहां पे मोल्स मुझे डायरेक्ट नहीं दिया गया है। अभी तक हम सवालों में क्या करते थे? 2 मोल्स 3 मोल्स। अब क्या दिया गया मुझे? मोलैरिटी और क्या दिया? वॉल्यूम। तो मोलैरिटी और वॉल्यूम से क्या मैं मोल्स निकाल सकता हूं? बस यही करना है मुझे। तो मोल्स कितने आ जाएंगे मेरे, बताओ? नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए यहां पे, बताओ? मोलैरिटी 25 इंटू 0.75 डिवाइडेड बाई 1000। अब ये सवाल पहले जैसा हो गया? पहले जैसा क्या हो गया? देखो, अब जो भी आ रहा हो कैसे सॉल्व करेंगे? यहां कर रहा हूं, x बाई 100 बोलो इज इक्वल टू व्हाट? 25 इंटू 0.75 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू कितना आ जाएगा? 2। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए। बस सॉल्व कर लो अब।
आ गया आंसर? आंसर आ गया? अब जो भी आ रहा हो, तरीका समझ में आया? तो यहां पे नई चीज क्या करनी थी हमको? और ये चीज मैंने आपको भी कुछ दिन पहले सिखाई थी ना, कि नंबर ऑफ मोल्स और मिली मोल्स कैसे निकालते हैं। तो ये आपने सिर्फ एक नया करा है इसमें, और कुछ भी नया नहीं करा है। नोट करो। हाँ, 2 मोल्स है ना, दिस अपॉन दिस करोगे ना, दिस अपॉन दिस करते थे, याद है? हाँ, तो मैंने क्या करा है, सुनो, मैंने क्या करा, एक स्टेप दिस अपॉन दिस करना था ना, ये लो, तो इसको मैंने डायरेक्ट ऐसे कर दिया, ये 2 इधर आ जाएगा डायरेक्ट। आ गया समझ में? ये मैंने 2 डायरेक्ट लिख दिया, तो ये जब 2000 इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया था। क्लियर हुआ? अभी नहीं समझ में आया? बोलो, बोलो, समझ में आ गया? चलिए, सेम क्वेश्चन में अगर मैं पूछूं, कर लिया? आंसर आ गया सभी का? चलो, चलो करो, कर पाओगे आप? अगला क्वेश्चन लिखो, अगला करो, अगला करो। ये क्या हो गया? चलो, बस इससे ज्यादा क्लीन नहीं हो पाएगा ये। चलिए, अगला क्वेश्चन ये लिख दिया, कर पाएंगे? कर पाएंगे? क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? What mass of CO2 is produced from 25 ml of 0.7 molar HCl? जो करना है करो, पहले चेक करो क्या ये लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम है? क्या ये लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम है? हाँ या ना? जिसने हां बोला अपने आप को एक थप्पड़ मारो। जिसने हां बोला है अपने आप को एक थप्पड़ मारो, इतना जोर से मारो कि तुम्हारे घर तक आवाज जाए। मतलब तुम घर पे पढ़ते ही नहीं हो, तुम घर पे पढ़ते ही नहीं हो। बंद करो ये सब, बंद करो, कोई पढ़ाई नहीं, कोई पढ़ाई नहीं। जहां मैंने लिमिटिंग रिएजेंट लिखवाया था वहां पे देखो क्या लिखवाया था, एक लाइन पढ़ी थी, पढ़ो।
अरे पहले पढ़ो तो सही क्या लिखवाया था। जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स के बारे में दिया हो तो प्रॉब्लम लिमिटिंग की हो सकती है, यही लिखवाया था। पढ़े लिखे, अब आगे का वाक्य आप पूरा कर लो। क्या यहां दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट के बारे में दिया है? क्या यहां दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट के बारे में दिया है? कितने रिएक्टेंट के बारे में दिया है? तो क्या ये लिमिटिंग की प्रॉब्लम है? ये लिमिटिंग की प्रॉब्लम नहीं है। इतना फाइन डिटेल्स लिखवाने के बाद भी आप नहीं बेटे पढ़ रहे हो। हाँ, एक एक चीज लिखवा रहा हूं मैं, इसलिए आई कुड फील द पल्स ऑफ दिस क्लास, इसलिए मैं एक एक चीज लिखवा रहा हूं। नब्ज होता है ना, डॉक्टर नब्ज देख के बता देते हैं ना। आई कुड फील द पल्स ऑफ द क्लास, इसलिए मैं एक एक चीज लिखवा रहा हूं। नहीं तो कोई लिखवाने वाली चीज ही नहीं है ये। क्या ये लिमिटिंग की प्रॉब्लम है? क्यों नहीं है? लिखो, ये लिमिटिंग रीजन की प्रॉब्लम इसलिए नहीं है क्योंकि यहां सिर्फ एक ही रिएक्टेंट दिया हुआ है। लिखो ये पॉइंट, ज्यादा होशियार मत बनो, जो कह रहा हूं लिख लो अब, नहीं तो अब मैं धर दूंगा दो चार को। सही बता रहा हूं मैं, मेरे को मतलब दीवार फेंक के मार दूंगा ये। सिखाया था ना ये सब। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा है नॉर्मेलिटी बस, और वो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बचे हैं बस। तुमको याद ही नहीं रहता, तुम क्या है ना एक ही धुन उस पे चलते हो, धुन पे। अच्छा लिमिटिंग की करवा रहे हैं सर, तो आज लिमिटिंग होगा। आज सर इस टाइप की प्रॉब्लम करा रहे हैं, तो आज इस टाइप की प्रॉब्लम होगी दिमाग में। अरे कुछ भी हो सकता है, तो ये लिमिटिंग की प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ गया? हेलो, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लिमिटिंग की क्यों नहीं है? हाँ, तो हमारा किससे मतलब है? इससे और इससे मतलब है। बोलो कितने मोल्स हैं? 2 मोल। CO2 के कितने मोल हैं? 1 मोल। क्या पूछा गया है CO2 का? क्या पूछा गया है? मास मतलब x ग्राम, ऊपर ग्राम नीचे मोल। तो मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? ग्राम को मोल में कन्वर्ट करूं या मोल को ग्राम में कन्वर्ट करूं? मोल को ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। बोलो क्लियर? ये क्या है? मोल। तो इधर भी क्या मेरे को मिलेगा? नंबर ऑफ मोल्स कितने मिलेंगे? 75 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 1000। आ गया आंसर? आ गया? तो मैं सॉल्व अब वो भी कर देता हूं। लो, अरे आप मत करो बेटा, हाथ घिस जाएंगे आपके, है ना। x बाई 44 आ गया आंसर? आ गया? क्लियर हुआ? लिख लो। कम से कम 100-125 क्वेश्चंस करवा चुका हूं मैं, मोर देन दैट। मोर देन 100 क्वेश्चंस वी हैव डन, मोर देन 100। आप देखना जरा, चेक करना। 100 क्वेश्चन बहुत होते हैं, मतलब 100 क्वेश्चन इज अ गुड कलेक्शन, अच्छा माना जाता है कम से कम। चलिए, ये क्वेश्चन हो गया सभी का? ये हो गया? लिख लिया? अगला लिखो, इसी में कर रहा हूं मैं। हाँ, ये लो, अगला करो। ये लो, थर्ड क्वेश्चन करो। थर्ड क्या लिख दिया? व्हाट वॉल्यूम ऑफ CO2? क्या करेंगे? वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे? देखो, नहीं अब मैं क्यों करूं यार, हद हो गई। हर चीज मैं ही बताने लग जाता हूं आपको। आप तो करो कोशिश। व्हाट वॉल्यूम ऑफ, थर्ड क्वेश्चन लिखो।
करा? व्हाट वॉल्यूम? देखिए कितने मोल थे ये, वॉल्यूम पूछा गया है ना। एक मोल में कितना वॉल्यूम होता है? 22.4 लीटर। बोलो तो यहां क्या हो जाएगा? x लीटर। तो यहां आंसर क्या आ जाएगा? x डिवाइडेड बाई, लो आंसर आ गया। आ गया आंसर। है आसान, टेक्निक समझो। चले, आ गया आंसर। कैलकुलेशन कर लेना आप लोग। अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं, चेंज करूं? ये लो, अब क्या करेंगे? अब किसको लेंगे? 100 होता है इसका मास, x ग्राम, और इसका मास होता है 100 होता है। क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है अब क्या करा मैंने? अब CaCl2 कर दिया मैंने। क्या हो जाएगा यहां पे? x बाई, लो चल रहा है सब एक ही पैटर्न पे, चल रहा है कि नहीं? तो बस वो टेक्निक तो समझो जो मैंने आपको लिखवाई है। सबसे पहले स्टोइकियोमेट्री की अगर सवाल आता है, चेक करो लिमिटिंग रीजन का क्वेश्चन तो नहीं है, फिर आगे बढ़ो। नोट करो ये पॉइंट। स्टोइकियोमेट्री में सबसे पहले बैलेंसिंग चेक करो, उसके बाद लिमिटिंग रीजन तो नहीं है, ये चेक करो, ये चेक करो। सबसे पहले ये चेक करना है अपने को। जल्दी करो। स्टोइकियोमेट्री में सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस करो और चेक करो कि लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन तो नहीं है कहीं, ठीक है? फिर आगे बढ़ो। और लिमिटिंग की पहचान बताई थी ना, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स के बारे में दिया हो तो प्रोडक्ट रिएक्शन लिमिटिंग वाली हो सकती है, हो सकती है। लिख लिया? हेलो, चले? ये देखो, बताओ क्या आंसर आएगा? कितने मोल्स बन रहे हैं वाटर के? अरे देखो ना, तो एक मोल का वॉल्यूम कितना आएगा? 22 पॉइंट। तो क्या आंसर आया? कर लोगे? गलत है, वाटर लिक्विड है, ये गैस के लिए होता है खाली। यही सिखाना चाह रहा था। आपने एक चीज देखा, मैंने कैसे आपको अपने ट्रैप में ले लिया, मैंने आपको सोचने का भी मौका नहीं दिया। हेलो, बात समझ में आ रही है? यही एग्जामिनर करेगा और आपको उसके ट्रैप में नहीं आना है। मतलब सबसे अच्छी बात क्या, पूरी क्लास बोल रही है, किसी ने भी अपना 1400 ग्राम यूज ही नहीं करा। ये 3 पॉइंट मिला, ये लगभग 3 पॉइंट्स ऑफ ब्रेन हैज बीन गिफ्टेड टू अस बाय ऑलमाइटी। किसी ने भी यूज नहीं करा। तो यहां पे वाटर का वॉल्यूम हम नहीं निकाल सकते, क्यों? वाटर लिक्विड है। नोट करो, वाटर का वॉल्यूम नहीं निकाल सकते क्योंकि वाटर लिक्विड है, गैस नहीं है। आया समझ में?
अब वैसे वो ऑप्शन बना के दे देगा 22.4, डेटा इज इनसफिशिएंट, ऐसे करके आप 22.4 टिक करके आ जाओगे। समझ रहे हो बात? लिखो। तो ये वाटर वाला क्वेश्चन हमारा जायज नहीं है, इट इज नॉट द करेक्ट। चलो ग्राम, हाउ मेनी ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज प्रोड्यूस्ड, बताओ। तो यहां पे ग्राम मॉलिक्यूल्स के लिए क्या बोला था मैंने? मोल्स। तो x और यहां क्या आ जाएगा? 1 मोल। तो आंसर में मैं यहां क्या कर दूं? x/1 आ गया समझ में? तो ये डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। समझ में आया? ये डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, लिख लिया? ये लिख लिया ग्राम मॉलिक्यूल्स। हाउ मेनी ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आर प्रोड्यूस्ड या इज प्रोड्यूस्ड, एक ही बात है। हाउ मेनी ग्राम मॉलिक्यूल लिख लिया? जल्दी करो जल्दी करो, इसी में मैं बहुत सारे करने वाला हूं। कितने 7-8 क्वेश्चन हो गए कि नहीं अभी तक? एक ही कॉन्सेप्ट से मल्टीपल क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, आप उस पर ध्यान दो। आराम तुम कर नहीं रहे हो, एफएम चल रहा है ना, बैक टू बैक 5 क्वेश्चन, है ना? कर ही नहीं रहा, लिख ही नहीं रहे हो। देखो सॉल्व कहां कर रहे हो, लिख ही तो रहे हो बस। अगला देखो, बताओ अब क्या करोगे? हाँ, क्या करेंगे बताओ? यहां 1 मोल में कितने होते हैं? Na, तो यहां क्या लिख देंगे? Na। आ गया? क्लियर हो गया? नोट कर लो। तो कुड यू गेट द मीनिंग ऑफ स्टोइक्योमेट्री इन सॉल्यूशंस? सॉल्यूशन में स्टोइक्योमेट्री यूज करी है मैंने। आ गया? टॉपिक चेंज करें आप स्टोइक्योमेट्री का। चलिए, जैसे अभी तक आपने पढ़ा था मॉलिक्यूलर वेट, याद है? अब हम पढ़ेंगे किसका? कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट वेट। लिख लो, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट वेट। हाँ हाँ, तो नॉर्मेलिटी का, ये नॉर्मेलिटी का ही बेस बता रहा हूं। डायरेक्ट नॉर्मेलिटी पढ़ा दूं, समझ में आए ना आए? है नॉर्मेलिटी ही पढ़ाने जा रहा हूं। नॉर्मेलिटी में इक्विवेलेंट यूज होता है, तो पहले इक्विवेलेंट समझा तो दूं। हाँ हाँ, इक्विवेलेंट सिखाऊंगा।
एक तो इसके फॉर्मूले होते हैं डायरेक्ट, वो लिखवा दूं, और एक होता है कॉन्सेप्ट। टेढ़े क्वेश्चंस जो होते हैं वो कॉन्सेप्ट से ही बनते हैं, वो फॉर्मूले से कभी नहीं बनेंगे। देखो क्या होता है, समझो। ये आपने देखा है ऐसा सीसॉ? देखा है कि नहीं देखा है ऐसा? हाँ, नहीं देखा है। यहां इस तरफ 11th क्लास का एक बच्चा अगर बैठ गया इधर, अरे बंक मार रहा है यार, इधर जाके बैठ गया स्कूल के नर्सरी विंग में, है ना? तो नर्सरी के यहां पे कितने बच्चे बैठेंगे बताओ? प्री नर्सरी के, नर्सरी के भी नहीं, प्री नर्सरी के कितने बच्चे? हाँ बताओ, 5 मान ले, 10 मान ले, तो प्री नर्सरी, यार एक बोलो, 11 बोल रहा है कोई, 4 बोल रहा है, 4 5, बस फिक्स हो गया, पॉइंट क्लियर। तो बैलेंस करने के लिए कुछ तो बैठना पड़ेगा ना, अंदाज मान के चल रहे हैं, ठीक है ना? 1 से 5 बोलो। अब ये 5 बच्चे चले गए, ये 11th वाला अभी भी बैठा हुआ है। अब मान लो क्लास 1 के बच्चे आ गए, कितने बैठेंगे अब बताओ? 3 मान ले, 3 मान ले। तो अब सुनो, यहां से कॉन्सेप्ट आ रहा है। पहले मैंने कहा 1 इक्वल टू 5, 1 के बराबर 5, बोलो। अब मैंने कहा 1 इक्वल टू, तो 1 5 के बराबर है, 1 3 के बराबर होता है। मैथमेटिकली ऐसा कहां होता है? मैथमेटिकली ऐसा कहां होता है? होता है क्या? तो इसलिए हमने इसको इक्वल नहीं बोला, क्या बोला है? इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब समझ में आया? 1 इक्वल टू 5 नहीं होता मैथमेटिकली, 1 इक्वल टू 3 भी नहीं होता मैथमेटिकली। 1 इक्विवेलेंट टू 5, 1 इक्विवेलेंट टू, कॉन्सेप्ट समझ में आया? हमने वर्ड इक्विवेलेंट क्यों बोला? इक्वल नहीं होता, ठीक है? अब इसको हम केमिस्ट्री के लैंग्वेज में बताते हैं। केमिस्ट्री में क्या करा गया है, कुछ स्टैंडर्ड ले लिए गए हैं, स्टैंडर्ड मान लिए साइंटिस्ट लोगों ने, आप भी अपना स्टैंडर्ड बना सकते हो, और कहा इसका वेट 1 ले लो, इसका 8 ले लो, इसका 35.5 ले लो, और इसका 108 ले लो। क्या ये समझ में आया? ये स्टैंडर्ड वेट साइंटिस्ट लोगों ने फिक्स कर दिए। पॉइंट क्लियर? हाँ या ना? जैसे क्लास 11th का जो बच्चा होगा उसका वेट फिक्स्ड है, हमने भी 11th का बच्चा स्टैंडर्ड लिया था, फिर 12th वाला लूंगा तो उसका वेट अलग होगा, मैं 10th का बच्चा स्टैंडर्ड लूंगा उसका वेट अलग होगा। तो मैंने ऐसे 4 स्टैंडर्ड ले लिए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और सिल्वर। यहां तक कोई डाउट? अब मेरे से कहा गया H2S कंपाउंड है, H2S कंपाउंड है, सल्फर का एटॉमिक वेट कितना है यहां पे? 32 है। हाँ हाँ हाँ, तो मैंने 8 ही लिखा है ना, मैंने 8 लिखा है, मैंने 8 ही लिखा है, मुझे मालूम है, आई एम इन माई सेंसेस, मैंने 8 ही लिखा है, ठीक है ना? ठीक है, ऑक्सीजन का 8 ही लिखा है मैंने, 16 नहीं लिखा। अब समझो, ये क्लियर हुआ? यहां देखते हैं हाइड्रोजन और सल्फर। हाइड्रोजन का कितना वेट है यहां? सल्फर का
हाइड्रोजन के 2 ग्राम से सल्फर कितना कंबाइन हो रहा है? स्टैंडर्ड कितना लिया है? तो 1 से कितना होगा? x होगा। तो मैंने क्या करा, इक्वल लगा दिया, x कितना आया, तो सल्फर का इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया? आ गया समझ में? बोलो। इसी को याद कैसे कराया जाता है? इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी, ये फॉर्मूला। सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है? वैलेंसी यहां पे कितनी है? 2। तो कितना आ गया? आ गया समझ में? इससे लेकिन सारे क्वेश्चन नहीं होंगे, इससे सारे क्वेश्चन नहीं होंगे, इससे सेलेक्टेड कर पाओगे। कहां पे तुम फंसोगे मैं वो भी बता रहा हूं अभी। ये समझ में आया? चलो अगला देखो, ये मैं सब टाइम दे दूंगा लिखने के लिए, आप लिख लेना। NH3 में नाइट्रोजन का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? फोर्टीन, 14/3 होगा, 14/3 होगा। देखो N14 हाइड्रोजन 3, तो 1 से कितना होगा? X। तो ऐसे करके सॉल्व करने का तरीका है ये। तो x कितना आया? 14/3। आ गया आंसर? अरे इतनी मैथ्स मुझे नहीं आती। आ गया समझ में? बोलो। अगला देखो, वाटर में ऑक्सीजन का बताओ। 8, और अभी पीछे लिया भी था 8 ही था, तो यहां कितना हो गया? ऑक्सीजन का क्या आएगा? 8। डायरेक्ट लिख दूं? हाँ 4 आएगा। देख लो भाई, मेरे से गलती हो गई है, मेरे से गलती हो गई, मैंने पूरा डिटेल में क्यों नहीं लिखा। x, अब सॉल्व करो, कितना आया? 8 आ गया। चलो यहां निकालो, बीस आएगा, तो इक्विवेलेंट वेट निकालना आया, नोट करो। तो कैल्शियम का कितना होता है? हाइड्रोजन का 2, यहां पे, यहां पे, तो ये कितना आ गया? तो इक्विवेलेंट वेट का मतलब समझ में आया? अब डेफिनेशन लिखो। It is defined as the number of parts by weight. It is defined as the number of parts by weight with which, back side में करो, with which an element, with which an element reacts directly or indirectly with 8 parts of oxygen. ऑक्सीजन बोला है, O2 नहीं बोला है, O लिखना। विद 8 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन, O कॉमा 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन। एक्चुअली हाइड्रोजन का वेट लेते हैं 1.008, बट हम राउंड ऑफ करके क्या ले रहे हैं? 1 पार्ट ऑफ H2 मत लिखना। 35.5 पार्ट्स ऑफ Cl, 35.5 parts of Cl, chlorine, oblique
108 पार्ट ऑफ सिल्वर, 108 पार्ट्स ऑफ सिल्वर। क्या ये क्लियर हुआ? बोलो। अब हेडिंग लगाओ, कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट का कॉन्सेप्ट समझ में आया? कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट यूजिंग कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट यूजिंग हाइड्रोजन एज स्टैंडर्ड, यूजिंग हाइड्रोजन एज स्टैंडर्ड। हाइड्रोजन में क्या लिखोगे? H या H2? H लिखना, H2 मत लिखना, केमिस्ट्री बदल जाती है H और H2 से। अब लिख लो ये एग्जाम्पल, लिखो, फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ नाइट्रोजन इन एमोनिया, फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ नाइट्रोजन इन एमोनिया। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों को? क्या आएगा आंसर? हाँ, क्या आएगा? करो, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कैसे निकालना है लिखो, करो। हाइड्रोजन सॉरी ऑक्सीजन इन वाटर निकालो, लिखा हुआ है मैंने, सारे सॉल्व कर रखे हैं। ऑक्सीजन इन वाटर, ऑक्सीजन इन वाटर करो, करो। कॉन्सेप्ट समझ में आया कैसे करना है? अभी फॉर्मूले भी लिखवा दूंगा, धैर्य रखो। कुछ लोग लालायित होंगे कि फॉर्मूले क्यों नहीं लिखवा रहे सर, वो भी लिखवाऊंगा। फॉर्मूला बेस्ड स्टडी बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है, ध्यान रखना। निकालो, कैल्शियम इन CaH2, तीसरा निकालो, कैल्शियम इन CaH2, लिखा, कैल्शियम इन CaH2 लिख लिया, समझ में आ गया? तो आई थिंक हाइड्रोजन एज ए स्टैंडर्ड आप लोग समझ में आ गया सभी को? हाइड्रोजन एज ए स्टैंडर्ड क्लियर हुआ? अगला लिखो, हाँ बोलो। हाँ, CaH2, अगला लिखो। अगला स्टैंडर्ड क्या ले लें? ऑक्सीजन एज स्टैंडर्ड। चलो, चलो देखो, मैं कोई दो केस कर देता हूं, ये वाले कर रहा हूं, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये वाला क्वेश्चन एक बार आईआईटी में आ चुका है, ये वाला SO3 का, SO2 का और SO3 का, ये वाला केस आ चुका है। बता रहा हूं कैसे करना है, ठीक है? SO3, स्टॉप राइटिंग, लुक एट द बोर्ड। SO3 देखिए, SO3 में SO रो लिख लो। S का मास कितना है? O का मास 48। बोलो यहां तक कोई डाउट? स्टैंडर्ड क्या लिया है हमने? ऑक्सीजन को कितना लेंगे? ऑक्सीजन का स्टैंडर्ड कितना लिया है? देखो ना, भी लिखवाया है बेटा, देखो कितना लिया, 8 लिया है। एस का तो निकालना है ना, जिसको अंडरलाइन करा उसका निकालना है, उसको तो एक्स मानेंगे।
बस सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। क्या 2 कौन बोल रहा है? बोलो। कितना आ रहा है? सॉल्व कर लो। आ गया? कितना आया? कर लो, आंसर आ गया। अब यहां पे फॉर्मूला फेल हो जाता है, यहां फॉर्मूला फेल हो जाता है। हाँ चलो यहां निकालो बेटा, ये क्लियर हो गया, नोट करो। SO2 निकालो। क्या ये कर लो, ये भी बता देता हूं, सारे करा दूंगा। SO2 करिए, 8 आ रहा है, 32 से 32 तो 8 से 8 कितना आया? अरे करो, बताऊं क्या? आएगा 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 भाई आएगा। SO2 में देखो, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 32, सल्फर का निकालना है, ऑक्सीजन का 8, तो X बराबर कितना आ गया? 8। अब सुनो, ध्यान दो, ध्यान देना। सल्फर का यहां वेट कितना आ रहा है? इक्विवेलेंट वेट, और यहां 5.3 आ रहा था, तो देखो इक्विवेलेंट वेट चेंज हो जाता है कि नहीं? मॉलिक्यूलर वेट चेंज, इक्विवेलेंट वेट चेंज, लिख लो। इसलिए इसका नाम क्या रखा है? इक्विवेलेंट। क्या नहीं रखा? इक्वल, क्योंकि इक्वल कभी चेंज, लिखो इक्विवेलेंट वेट चेंज हो सकता है रिएक्शन में। इन अ केमिकल रिएक्शन इक्विवेलेंट वेट may change. Point clear? But molecular weight does not change. Atomic weight does not change. क्या इतना समझा पाया मैं आपको? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? डायरेक्ट नॉर्मेलिटी पे जंप नहीं करना, ऐसे क्वेश्चन से वंचित हो जाओगे आप, नहीं कर पाओगे फिर। वो डायरेक्ट फॉर्मूले वाले कर लोगे, फॉर्मूला बेस्ड पढ़ाई थोड़ी ना करनी हमको। जल्दी करिए, बाकी निकालिए। बाकी निकालिए। हाँ कौन सा करूं मैं? Al2O3 वाला। देखिए इधर, ध्यान दो। हेलो, Al और O लिख लिया मैंने। Al का मास कितना होता है? 27 इंटू 2। ऑक्सीजन कितना होगा? 16 इंटू 3, 8x। सॉल्व कर लो, 9 आ जाएगा। 9 आया? 9 आया? Al का मास 27 होता है, 2 Al हैं तो 2 कर दिया, अपॉन x कर दिया, निकालना है। O का कितना होता है? 16, 16 इंटू 3। स्टैंडर्ड कितना लिया है O का?